हाँ जी, नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश नैन। हमने थर्मोडायनेमिक्स की अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम फर्स्ट लॉ को पढ़ चुके थे, उसकी लिमिटेशन देख चुके थे और स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे थे, रिएक्शन की, कैसे स्पॉन्टेनियस होती है, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी रिएक्शन को। तो आगे हम पढ़ेंगे गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है। तो गिव्स फ्री एनर्जी को समझने से पहले हमें सेकंड लॉ को जानना होगा, जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है। मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए इसकी ना दो तीन डेफिनेशन है। ओके, पहले तो हम ये मान के चलते हैं, पहले हम ये मान लेते हैं कि ऐसी कोई मशीन नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई मशीन नहीं है जो जितनी हीट हम उसको दें वो उतना ही वर्क डन कर दे। मतलब ऐसी कोई मशीन बनी ही नहीं जो 100% हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे। एक डेफिनेशन तो ये हो सकती है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये पूरी तरह से पॉसिबल नहीं होगा कि सारी की सारी जो हीट हमने सप्लाई की उसका वर्क डन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लो हीट फ्रॉम cold body to hot body without any external force, ये कहता है कि भाई जो हीट का फ्लो है, जनरली अगर आप नोटिस करोगे तो क्या होता है, हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है हीट ठंडे से गर्म की तरफ कहा जाती है रेफ्रिजरेटर के अंदर, लेकिन वहां तो क्या मोटर लगी होती है। क्या कभी ऐसा देखा है आपने कि एक बर्फ रखी है, बर्फ के ऊपर आपने चाय रख दी गर्मा गर्म, कि चाय उबलना स्टार्ट हो जाए और बर्फ जमना स्टार्ट हो जाए? ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है? होता हुआ तो भाई जादू ही है, ठीक है, वो ऐसा नहीं हो सकता भाई, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर हम बर्फ के ऊपर चाय रखेंगे तो जो हीट का फ्लो होगा वो चाय से बर्फ की तरफ जाएगा, हॉटर बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगा हमेशा। ये बता रहा था अपना सेकंड लॉ। तो दो डेफिनेशन होगी यहां पर कि यहां पर कि जो अपने पास हीट का कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है वर्क के अंदर, और इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लो हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, कि हम जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ओके, ना ही हम ऐसी कोई मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी 100%। ठीक है, एफिशिएंसी 100% से क्या मतलब? एफिशिएंसी से मतलब एफिशिएंसी ये होती है भाई, एफिशिएंसी रेशियो ऑफ वर्क डन टू हीट सप्लाइड, कि हमने उसको कितनी हीट दी और उसने कितना वर्क डन हमें करके दिया, उसे हम बोलेंगे कि उसका एफिशिएंसी। मतलब आपने 100 यूनिट जो है आपने हीट दी किसी मशीन को, और आपको 100 यूनिट मतलब जितना उसका वर्क डन होना चाहिए 100 यूनिट से पूरा का पूरा आपको एग्जैक्ट दे दिया, वर्क डन आपको दे दिया, उसकी एफिशिएंसी हमेशा 100% है। मतलब 100%, या फिर हम उसे 1 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। कुछ ना कुछ हीट लूज होगी, या फिर हीट लूज या कोई और अदर इफेक्ट होगा, जो हीट हमने दी है उसका अदर इफेक्ट होगा, वो सारी की सारी वर्क डन के अंदर नहीं जा सकती। ये कौन बता रहा है? ये हमें बता रहा है भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एफिशिएंसी को हम ईटा से लिखते हैं भाई, ये कुछ साइन होता है इसका, ईटा वर्क डन अपॉन क्या बोले तो हीट सप्लाई, ईटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ये फ्रैक्शन होता है वर्क डन का किसके साथ? हीट के साथ।
ओके, इतना समझे। और जो हम ईटा को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन क्या अपना, ये तो आउटपुट है और ये हीट तो हमने सप्लाई की, ये इनपुट है। मतलब रेशो आउटपुट का और इनपुट का अगर 1 आ जाए वो क्या होगा, 100% एफिशिएंट है। लेकिन दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी। मतलब ईटा इज इक्वल टू W अपॉन क्यू इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू T2 अपॉन T2 माइनस T1। T2 क्या है, यहां पर T2 है भाई टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, T1 है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। ओके, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। हीट सप्लाई टू जो है हॉटर बॉडी, जो हीट है सप्लाई की है हॉटर बॉडी ने, और जो हीट है कोल्डर बॉडी की Q1। तो ये आपको मार्क रखना है भाई, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ठीक है, ये निकल के कहां से आया, ये निकल के आता है भाई कार्नोट साइकिल से। वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, कार्नोट साइकिल वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए कि क्या होता है, W अपन क्यू आउटपुट अपॉन इनपुट T2 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, ये होता है। ओके, ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां से क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है, आप क्वेश्चन देखिए। मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, क्वेश्चन बोलते हैं कि एक कार्नोट हीट इंजन, माफ कीजिए हमें, ओके ये आपने उतार लिए होंगे, आई होप ये तो बिना कहीं उतार लेनी चाहिए वही ऐसी चीजें। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 40%। कितनी है भाई, 40% है। इफ इट विल रिजल्ट into 80 joule work done, if it will result 80% 80 joule work done, then heat absorbed by this is, ठीक है, if it will result 80 joule work done, then heat सप्लाइड टू इट। कि इंजन की एफिशिएंसी हमें दे दिया कि 40% है और यहां पर हमें बता दिया वर्क डन उसने किया 80 जूल, तो हमें बताना है कि इसको हीट सप्लाई कितनी की होगी। फॉर्मूला याद करना है, क्या है, एटा इक्वल टू W अपॉन क्या होता है। एटा क्या है मेरे पास, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी गिवन है 40%। 1 जब आता है इसको हम बोलते हैं कितना है, 100% एफिशिएंट है। ओके, अगर 40% एफिशिएंट है इसका मतलब 0.4 आ जाएगी एफिशिएंसी, तो यहां पर 0.4 डालो। वर्क डन हमें दे रखा है कितना, 80 जूल डालो, और यहां पर क्यू मतलब क्यू इज इक्वल टू 80 अपॉन 0.4। ओके, 80 अपॉन 0.4 कितना आएगा, 200 जूल। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं कि कितना वर्क डन हुआ है, कितनी यहां पर हीट सप्लाइड होगी, कितनी हीट गेन होगी, या फिर एफिशिएंसी पूछ सकता है आपसे। जैसे एग्जांपल देखिए, आप क्वेश्चन करिए, एक कार्नोट इंजन वर्क बिटवीन 100 एंड 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर दे दिया आपको, इंजन दे दिया भाई आपको एक, ये देखिए कि कार्नोट इंजन दे दिया आपको पास, कार्नोट इंजन, कार्नोट हीट इंजन working between 100 to 300 Kelvin. If it absorbs 1000 joule heat, if it absorbs 1000 joule heat, क्या उसे दिखा देते हैं, ठीक है, 1000 heat, then what is the work done produced by engine, what is the work done produced by engine, निकालना क्या है, what is work done produced by engine। ओके, करना क्या है, अपने पास टेम्परेचर गिवन है T1, जो टेम्परेचर कम है
100 केल्विन, T2 300 केल्विन, क्या दे रखा है 1000 जूल। निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। ओके, तो इसका कुछ फॉर्मूला आप रिलेट करके देखिए। अगर आपको कुछ फॉर्मूला रिलेट नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट क्या लिखना है, कार्नोट इंजन का आपको फॉर्मूला लिखना, वो क्या था, एटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, अपने पास क्या गिवन है, वर्क डन निकालना है, ईटा नहीं गिवन, लेकिन मेरे पास टेम्परेचर गिवन है। अगर मैं ईटा को टेम्परेचर से रिलेट कर दूं, मेरे पास ये भी तो था फॉर्मूला T2 माइनस T1 अपॉन T2, मतलब 300 माइनस 100 अपॉन 300, 200 अपॉन 300, 2/3 मेरे पास ईटा निकल के आ गया। अब ईटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/3, क्या को मैं इस साइड ले आऊं, गिवन है 1000 जूल इक्वल टू वर्क डन। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास जो अपने पास है वैल्यू निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आएगी, लगभग अबाउट 666 जूल के आसपास आनी चाहिए। ओके, एक बार जो है आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना इसकी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सेकंड लॉ के ऊपर। अगले लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या कहती है, वो सेकंड लॉ से ही रिलेटेड है, जी से हम उसे डिनोट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा। हम कम से कम टाइम के अंदर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कारगर रहेगा आपके लिए। आपको टाइम जो है बचा के रखना भाई, ज्यादा से ज्यादा चीजें टाइम बचा के ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें करनी होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।